नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन। देखिए, जब हम लोग आज पढ़ते हैं वैश्विक तापन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर एक एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एराइव होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग की सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए इसकी परिभाषा सिंपल में क्या दिखा गया है, तो देखिए इसकी परिभाषा ये है कि पृथ्वी के औसत, देखिए ध्यान दीजिए, पृथ्वी के जो औसत तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं, वैश्विक तापन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो तापमान बढ़ता है ना, पूरे पृथ्वी की बात होती है, ऐसी बात नहीं है कि किसकी बात करते हैं हम लोग, पूरे पृथ्वी की बात करते हैं। उसका जो औसत तापमान होता है ना, उसमें वृद्धि की बात हम लोग करते हैं। जैसे कह रहा है कि इसमें कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो वैश्विक तापन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वैश्विक तापन कहते हैं। तो देखिए इसका पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, तो पृथ्वी का औसत तापमान हमारा 14 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, तो 14 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान बताइए। तो पृथ्वी का औसत तापमान जो हमारा है वो है 14 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइए अब देखिए इसके बारे में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आते हैं कि क्या नाम है कि आप बताइए कि इसकी संकल्पना किसने दी थी, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी। तो सबसे पहले 1884 यानी कि 1884 में जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। मतलब किसने दिया था, तो इसकी संकल्पना सबसे पहले जोसेफ, देखिए जोसेफ फोरियर ने दिया था। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी, तो जोसेफ फोरियर ने दी थी। लेकिन किसने दिया था, तो जोसेफ फोरियर ने दिया था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या नाम है कि ये तो ठीक है, संकल्पना इन्होंने दिया था, जोसेफ फोरियर ने दिया था। लेकिन अब इसके कैलकुलेशन के लिए, इसके बारे में जानने के लिए कि कितना इसका मात्रात्मक जांच किया गया, क्या किया गया, तो इसके बारे में बताया है 70 आरहेनिस ने। किसने बताया था, आरहेनिस ने बताया है, 70 आरहेनिस ने बताया था कि मात्रात्मक जांच किया था 1896 ईस्वी में, यानी कि 1896 में इसका क्या किया था, ये जांच किए थे पृथ्वी के औसत तापमान के बारे में, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में इन्होंने जांच किया था। ठीक है, अब देखिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है। देखिए अभी तक हमने देखा कि जो पृथ्वी का औसत तापमान था उसमें वृद्धि को हम क्या कहते थे, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो देखिए इसके इफेक्ट में क्या होता है, तो देखिए इसमें दिया गया है कि ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया। प्राकृतिक कैसे है, तो देखिए ह्यूमन तो इसका डायरेक्ट रिसोर्स बनता है, कॉजेस बनता है, कारण बनता है, कारक बनता है कि ग्रीन हाउस गैसेस ये उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब जैसे हमारा CFC होता है। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CO2 है, जलवाष्प में, ये तो डायरेक्ट तरह से मनुष्य इसका कारण बनता है। लेकिन ये कैसी प्रक्रिया है, तो एक तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों द्वारा उत्सर्जित विकिरण के अवशोषण से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। वायुमंडल के तापमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए ये हम लोग का अर्थ है। ठीक है, तो जो सूर्य से जो इस पर क्या आती हैं, जो विकिरण आती हैं, ठीक है, जो विकिरणें आती हैं, जो हीट एनर्जी आता है हमारे अर्थ पर, ठीक है, ऐसे करके आता ना हीट एनर्जी, तो जो हीट एनर्जी आती है अर्थ पे, उस में तो ये पूरी तरह से दिन में विकिरणें आती रहती हैं। ठीक है, लेकिन जब रात होता है ना, तो ये फिर विकिरणें क्या होती है, वापस अर्थ से चली जाती हैं। क्या होती हैं, ये वापस फिर रात के समय में। लेकिन होता क्या है इन गैसों का द्वारा, एक जो ग्रीन हाउस गैसें होते हैं, ये विकिरण को तो होता है, तो इसको तो आने तो देती हैं, इसको क्या करती हैं, आने तो देती हैं, लेकिन क्या करती हैं, विकिरण जब आती है तो इसको आने देंगी, लेकिन जब वापस जाती है ना, तब उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। यानी कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे जब हीट एनर्जी ऐसे गिर गई ना, ड्रॉ हो गई, तो फिर वो वापस जब जाती है ना, तो इसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। तो जो इस पर कवरिंग किया है, यानी कि जो CO2 है हमारा, ठीक है, ये जो कवर लिया है ना, नहीं देता, आने तो देता क्योंकि वेवलेंथ कम होते हैं, आने तो देता, लेकिन वापस ये जा नहीं पाती। तो जब ये जाएंगे नहीं ना, तो क्या होगा, वायुमंडल हमारा गर्म हो जाएगा। मतलब दिन और रात के समय में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा तापमान का, यानी कि टेम्परेचर का ज़्यादा डिफरेंसेस दिन और रात के समय में नहीं होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, ग्रीन इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना के बारे में जान। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस मुख्यतः कौन कौन से होती है, ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पूछा जाता है। कभी कभी ना ग्रीन हाउस गैसों में ओजोन दे देता है, तो ओजोन पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ओजोन में क्या करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओजोन होगा कि नहीं होगा। और उसके साथ साथ H2O जलवाष्प में भी होता है। ठीक है, जलवाष्प में लिखा गया ना, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में ये मेथेन है, फिर उसके बाद से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, ठीक है, ओजोन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। यानी कि ये सब मेनली गैसेस हैं जो ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, किसके द्वारा निकाला जाता है, ये ह्यूमन के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। यानी कि मेन हम लोग रिसोर्सेज बनते हैं, ये ह्यूमन बनता है, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रतिशत मात्रा की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रतिशत मात्रा में इसमें जलवाष्प प्लस बादल ये लगभग 50% तक यही इसके कारण होते हैं। तो इसमें दिया जाता है कि जलवाष्प जो हमारा क्या कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में जलवाष्प है कि नहीं है, तो जलवाष्प हमारा जरूर से जरूर है, ठीक है। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ये लगभग 25% तक ये उत्तरदायित्व होता है। मीथेन हमारा 10% तक होता है, और लगभग जो बचा हुआ है वो ओजोन होता है, यानी कि 3% से लेके ये 7% तक तो यही हमारा काम करता है, ठीक है। 3 से 7% तक हमारा ओजोन काम करता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से जब हम लोग बात करते हैं कि ये प्रतिशत हर साल बढ़ता कितना है, तो देखिए 10 के देखिए इसमें दिया है ना कि प्रति दशक, दशक का मतलब होता है कि 10 साल, कितना 10 साल, यानी कि 10 साल में कितना बढ़ता है, तो 10 साल में वृद्धि जो होती है 0.2 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी कि 10 साल में 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ती है। यानी कि अगर हम लोग 50 साल की बात करें तो 50 साल में औसतन है ये, ठीक है, औसतन है ये, आने वाले समय में बढ़ भी सकता है कि 10 साल में 0.3 सेंटीग्रेड भी हो सकता है, ठीक है। अभी वर्तमान में जो है हमारा वो 10 साल में ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा 10 साल में वो कितना बढ़ रहा है, तो वो हमारा बढ़ रहा है देखिए 0.2 सेंटीग्रेड, कितना बढ़ रहा है, तो 0.2 सेंटीग्रेड अभी बढ़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ग्रीन हाउस गैसेज और ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगी तो ये और ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इसको आप लोग एक दो तीन बार देखेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। और धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। उसके बाद से अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।